हेलो एवरीवन। कल हमने चार्जिंग के बारे में इलेक्ट्रोस्टैट टॉपिक शुरू किया था। उसके अंदर चार्ज का पूरा स्टडी कर लिया था। कुछ चार्ज की बातें और रह गई है, जैसे कि चार्जिंग हो मेटल्स, अलग अलग पदार्थों को अलग अलग तरीके से चार्ज किया जाता है। तो आज शुरू करते हैं चार्जिंग के मेथड। तो चार्जिंग के तीन मेथड होते हैं। चार्जिंग के तीन मेथड कौन कौन से होता है? पहला होता है फ्रिक्शन होता है। फ्रिक्शन मतलब कि घर्षण। घर्षण मतलब दो वस्तुओं को एक दूसरे के ऊपर रगड़ने से उनके अंदर फ्रिक्शन जनरेट होता है, तो उससे भी एक बॉडी पर चार्जिंग उत्पन्न होती है। दूसरा होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। इंडक्शन एक दूसरा मेथड होता है। और एक तीसरा मेथड होता है कंडक्शन। कंडक्शन के अंदर क्या होता है? दो बॉडीज़ को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करवाया जाता है। दो बॉडीज़ को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करवाने के बाद में उनके अंदर जो चार्ज ट्रांसफ़र होता है वो कंडक्शन मेथड होता है। और इंडक्शन मेथड में क्या होता है? इंडक्शन मेथड के अंदर दो बॉडीज़ को पास में रखा जाता है, लेकिन उनको एक दूसरे से कनेक्ट नहीं किया जाता है। तो ये चार्जिंग के तीन मेथड होता है। एक होता है फ्रिक्शन, एक होता है इंडक्शन और एक होता है कंडक्शन। तो शुरू करते हैं पहले फ्रिक्शन से। तो फ्रिक्शन से चार्जिंग कैसे आती है? तो देखो, दो बॉडीज़, जैसे कि एक बॉडी ये है और एक बॉडी ये है। अब इन दो बॉडीज़ को एक दूसरे से रगड़ा जाता है। तो रगड़ा जाता है तो फ्रिक्शन आता है। और फ्रिक्शन एक प्रकार का फोर्स होता है। फोर्स होता है तो वहाँ पर कार्य होगा, क्योंकि एक दूसरे के ऊपर मूवमेंट भी होता है। तो कार्य होता है तो वहाँ पर क्या होता है? इन दोनों सरफेस के बीच में हीट जनरेट होती है। दोनों रगड़ने पर दोनों सरफेस गर्म हो जाती है, हीट जनरेट होती है। तो हीट जनरेट होती है तो क्या होती है? दोनों बॉडीज़ को एनर्जी मिलती है। तो एनर्जी मिलने पर क्या होता है? देखो, कल हमने बात की थी कि किसी भी एटम के अंदर सबसे बाहर की तरफ क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। और इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कुछ ना कुछ एनर्जी की ज़रूरत होती है। अब अलग अलग एटम्स के लिए, अलग अलग इलेक्ट्रॉन के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है। वैसे ही अलग अलग मेटल के लिए इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए भी एनर्जी का रिक्वायरमेंट अलग अलग होता है। जैसे कि ये दो बॉडीज़ है, इसको बोल देते हैं ए और इसको बोल देते हैं बी। माना कि ए बॉडी जो है उसको इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कम एनर्जी का आवश्यकता होती है, और बी वाली को एनर्जी निकालने के लिए, इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए सॉरी, ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता होती है। तो जिसको ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता होती है उसका कार्यफलन वर्क फंक्शन क्या बोला जाता है? वर्क फंक्शन होता है कि किसी मेटल से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए मिनिमम एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है। किसी मेटल से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए वो उसका वर्क फंक्शन या कार्यफलन होता है, जिसको फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो फाई ए और फाई बी। अब यहाँ पर मान लिया कि फाई बी जो है वर्क फंक्शन है बी वाली का, वो ज़्यादा है, यानी कि इसको एनर्जी रिक्वायरमेंट ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। तो जब ये दोनों सरफेस को एक दूसरे के ऊपर रगड़ेंगे, दोनों गर्म होगी, दोनों को एनर्जी मिलेगी। तो ये तो कम एनर्जी पर ही इलेक्ट्रॉन निकाल देगा, यानी कि दोनों को जब हम एक दूसरे के ऊपर रगड़ेंगे तो इससे पहले इलेक्ट्रॉन निकलेगा और इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। क्योंकि इसका वर्क फंक्शन कम है तो इलेक्ट्रॉन कम एनर्जी पर निकाल देगा, तो इससे इलेक्ट्रॉन इस पर आ जाएगा। तो इसकी चार्जिंग हो जाएगी, ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा और ये नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। तो इस प्रकार फ्रिक्शन से बॉडीज़ जो होती है वो चार्ज होती है। जब दो बॉडीज़ को एक दूसरे के ऊपर रगड़ा जाता है तो जिसका वर्क फंक्शन कम होता है वो बॉडी अपना इलेक्ट्रॉन निकाल के जिसका वर्क फंक्शन ज़्यादा होता है उसको ट्रांसफ़र कर देता है, ट्रांसफ़र हो जाता है आसानी से। तो जिसका वर्क फंक्शन कम होता है वो पॉजिटिवली चार्ज, जिसका वर्क फंक्शन ज़्यादा होता है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाती है। अब इसके कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं। ये एग्जाम्पल भी, जैसे कि पॉजिटिवली चार्ज है तो पॉजिटिवली चार्ज के लिए क्या है? वर्क फंक्शन फाई इनका कम होगा, किससे? इनसे नेगेटिवली चार्ज वाले से फाई इनका कम होगा। तो जो पॉजिटिवली चार्ज होगी उनका वर्क फंक्शन कम होगा और जो नेगेटिवली चार्ज होगी उनका वर्क फंक्शन ज़्यादा होगा। ये भी अलग अलग एग्जांपल दिए हुए, जैसे कि सिल्क और ग्लास रोड का। इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर रगड़ेंगे तो ग्लास रोड से इलेक्ट्रॉन सिल्क पर आ जाएगा, तो ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा और ये नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। तो इंडक्शन के अंदर, इसके सॉरी फ्रिक्शन के अंदर क्या होता है? फ्रिक्शन के अंदर दो बॉडीज़ को एक दूसरे के ऊपर रगड़ा जाता है, घर्षण किया जाता है। घर्षण के कारण उनके अंदर क्या होता है? हीट उत्पन्न होता है। हीट उत्पन्न होता है तो उनको एनर्जी मिलती है। एनर्जी मिलती है तो क्या होता है? जिसका वर्क फंक्शन कम होता है वो पहले इलेक्ट्रॉन इमिट कर देता है। इलेक्ट्रॉन इमिट करने के बाद में वो इलेक्ट्रॉन दूसरा वाला बॉडी वहाँ से ले लेता है। तो ये होता है पहला मेथड, जिसको बोलते हैं फ्रिक्शन। अब आगे चलते हैं दूसरे मेथड की तरफ। दूसरा मेथड क्या होता है साहब? दूसरा मेथड होता है इंडक्शन। अब इंडक्शन के अंदर देखो क्या होता है। इंडक्शन के अंदर ये होता है
कि एक चार्ज बॉडी होती है, किसी भी चार्ज हो सकती है, पॉजिटिवली चार्ज, नेगेटिवली चार्ज, किसी भी प्रकार की हो सकती है। एक चार्ज बॉडी होती है और एक न्यूट्रल बॉडी होती है। एक चार्ज बॉडी होती है और एक न्यूट्रल बॉडी होती है। तो क्या होता है, चार्ज बॉडी के पास में न्यूट्रल बॉडी होती है, तो उनके अंदर क्या होता है, देखो चार्ज क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज, जैसे कि हमें ये तो पता होगा कि पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करता है और पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है। तो जो न्यूट्रल बॉडी होती है, कंडक्टिंग न्यूट्रल बॉडी होती है, इस न्यूट्रल बॉडी के अंदर भी पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे अल्टरनेट रूप से पड़े रहते हैं चार्ज। नेट इसका चार्ज जीरो है, इसलिए इसको न्यूट्रल बोला जाता है, लेकिन पॉजिटिवली नेगेटिविटी तो होता ही है। अब इस पॉजिटिव के कारण, इस जो बॉडी पास वाली पॉजिटिव पड़ी हुई है पॉजिटिव के कारण, ये पॉजिटिव क्या करेगा, इसके जो पॉजिटिव है उनको रिपेल करेगा और जो नेगेटिव है उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, उनको अपनी तरफ बुलाएगा, है ना। तो क्या हो जाएगा, फाइनली ये हो जाएगा कि इसका स्टेप दिए हुए हैं, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ फर्स्ट स्टेप के अंदर तो क्या है कि ये एक चार्ज बॉडी है पॉजिटिव और एक न्यूट्रल बॉडी है। न्यूट्रल बॉडी के अंदर पॉजिटिव के कारण क्या हुआ, इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर दिया और पॉजिटिव को एक दूसरे अपने से रिपेल कर दिया। फिर क्या होता है, रिपेल करने के बाद में अब ये जो वाला पॉजिटिव वाला पार्ट होता है इसका, इस पॉजिटिव वाले पार्ट की अर्थिंग कर देते हैं। अर्थिंग हमने पहले भी गांव के अंदर देखा होगा कि जब लाइट सिंगल फेस कम आता था तो उसके अंदर क्या करते थे हम, ग्राउंडेड करते थे, अर्थिंग करते थे, उसके अंदर पानी डालते थे। तो उसमें क्या होता है, अर्थिंग के कारण क्या होता है, जो अपना अर्थ होता है, पृथ्वी होता है, वो अनंत आवेश इन्फानाइट चार्ज का स्टोर होता है। इसकी धारिता कैपेसिटी, आगे चैप्टर आएगा कैपेसिटी पूरा, तो उसके अंदर बोला जाता है कि इसकी धारिता कैपेसिटेंस जो होती है वो अनंत होती है। पृथ्वी वो कितना भी चार्ज ले सकती है या कितना भी चार्ज दे सकती है। तो अर्थ जो होता है वो अनंत धारिता का सोर्स होता है, वो कितना भी चार्ज ले सकता है और कितना भी चार्ज दे सकता है। तो ये जो बॉडी है, जैसे कि ये एक बॉडी है अपनी, ये इधर नेगेटिवली चार्ज, इधर पॉजिटिवली चार्ज। अब पॉजिटिवली चार्ज का मतलब क्या होता है, इसको ग्राउंडेड कर दिया। ग्राउंडेड करने का मतलब ये पॉजिटिवली चार्ज है, तो क्या होगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन आएंगे और इन पॉजिटिव को नष्ट करेंगे। इलेक्ट्रॉन आएंगे और पॉजिटिव को नष्ट करेंगे और इनका नेट चार्ज इधर कितना बना देंगे, जीरो बना देंगे। और अगर हम नेगेटिव वाले पार्ट को अगर ग्राउंडेड करते हैं तो नेगेटिव वाले पार्ट के लिए क्या बोला जाता है कि ये जो पूरा नेगेटिव पार्ट है वो अर्थ के अंदर चला गया। तो अर्थ क्या करती है, अनंत चार्ज का सोर्स होता है, कितना भी चार्ज ये ले सकती है, इधर से कितना भी इलेक्ट्रॉन आ सकता है, ये कितना भी चार्ज दे सकती है, दोनों ही होता है। तो इसके अंदर क्या होता है कि पहला स्टेप के अंदर क्या होता है, एक चार्ज बॉडी होती है, उसके साथ में एक न्यूट्रल बॉडी होती है। तो चार्ज बॉडी के जो पॉजिटिव होते हैं उनके कारण पॉजिटिव रिपेल होकर दूसरी साइड चले जाते हैं और नेगेटिव अट्रैक्ट होकर उसके पास में आ जाते हैं। अब जो पॉजिटिव वाले चार्ज होते हैं उनको क्या कर देते हैं हम, ग्राउंडेड कर देते हैं। ग्राउंडेड कर देते हैं तो पॉजिटिव पूरा नष्ट हो जाता है और उसके अंदर क्या बच जाता है, सिर्फ नेगेटिव 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 चार्ज बच जाता है। अब इसको अर्थिंग को क्या कर देते हैं, हटा देते हैं, हटाकर इसको रख देते हैं। अब हटाने के बाद में क्या होगा, ये इधर पॉजिटिव है इधर नेगेटिव, अब इसको इस चार्ज बॉडी से हटा लिया जाता है। चार्ज बॉडी से हटा लिया जाता है तो अब ये नेगेटिव जो इसके तरफ फैला हुआ था वो भी इसके चारों तरफ आ जाएगा। एक इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो आगे गाउस नियम के अंदर बहुत काम आएगी कि जो कंडक्टर मेटल होता है, कोई भी कंडक्टर बॉडी होती है, तो उसको जो चार्ज दिया जाता है ना, कंडक्टर को जो भी चार्ज दिया जाता है, जैसे कि मान लिया कंडक्टर को चार्ज माइनस चार्ज इलेक्ट्रॉन दिए गए, तो क्या होगा, वो पूरा चार्ज उसकी सरफेस पे जाके समाएगा, उसके होल वॉल्यूम में नहीं रहेगा, उसकी सरफेस पे। क्यों, क्योंकि जब कंडक्टर रहता है तो कंडक्टर के अंदर क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह पर इलेक्ट्रॉन आसानी से जा सकता है। अब एक दूसरे से दूसरी जगह पर जा सकता है तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होता है, पहली बात रिपल्सन होता है। तो रिपल्सन होता है तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, दूर जाके रहना चाहेगा। सारे इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से जितना दूर हो सके उतना दूर रहेगा और सबसे दूर क्या होती है, सरफेस होती है। तो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन उसकी सरफेस पे जाके समाते हैं। कंडक्टर को दिया हुआ चार्ज उसकी सरफेस पे जाके समाता है। और ये गाउस नियम के अंदर, गाउस नियम की एप्लीकेशन के अंदर हम कंडक्टर देखेंगे तो वहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा। और जो नॉन कंडक्टर मेटल होता है, जो नॉन कंडक्टर होता है, तो नॉन कंडक्टर के अंदर क्या होता है
कि इलेक्ट्रॉन को जहाँ पर रख दिया वो वहाँ पर ही रहता है। क्यों? क्योंकि नॉन कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से दूसरी जगह पर नहीं जा सकता, क्योंकि वहाँ पर तो कोई कंडक्टर का मेथड ही नहीं होता। तो एक जगह पर जो इलेक्ट्रॉन रख दिया वो वहीं पर रहता है। तो नॉन कंडक्टिंग में पदार्थ को, सब्सटेंस को दिया हुआ इलेक्ट्रॉन या दिया हुआ चार्ज उसके होल वॉल्यूम में रहता है, जहाँ पर वो चार्ज रख दिया वो वहीं पर रहता है। लेकिन कंडक्टिंग के लिए क्या बोला जाता है कि कंडक्टर को दिया हुआ चार्ज उसकी सरफेस पे समाता है। इसी कारण यहाँ पर क्या होता है, जैसे ये कंडक्टिंग बॉडी है तो कंडक्टिंग बॉडी के अंदर जो इलेक्ट्रॉन एक तरफ थे, जैसे ही ये चार्जिंग बॉडी यहाँ से रिमूव की जाएगी, ये जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो इसके पूरी तरफ इसके सरफेस पे आके समा जाएगा और ये नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। अब इसके अंदर एक पॉइंट ये बोला जाता है कि जो इंडक्टिव बॉडी होती है, ये जो बॉडी है इसका चार्ज हमेशा इंडक्टेंस के, ये जो इंडक्टेंस है, ये जो इंडक्ट कर रहा है इसको, इसके हमेशा अपोजिट आएगा। अगर ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव रहेगा, अगर ये नेगेटिवली चार्ज है तो ये क्या रहेगी, न्यूट्रल बॉडी, ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। ये इसका एक पॉइंट और होता है। अब इसका थर्ड पॉइंट देखते हैं। अच्छा, इसके कुछ और पॉइंट रह गए। कुछ और पॉइंट क्या रह गए कि इंडक्टेंस, हाँ, ये जो इंड्यूसिंग बॉडी होती है ना, इसके चार्ज पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, ना तो इसका चार्ज कम होता है ना इसका चार्ज बढ़ता है। क्यों? क्योंकि ये तो दूर पड़ी हुई है, इसका तो अपना पॉजिटिव चार्ज, जैसे कि इसका अपना पॉजिटिव चार्ज है, इसके पास में पड़ी हुई बॉडी इसको देखकर इधर इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ बुला लेता है और पॉजिटिव को दूसरी तरफ भेज देता है। पॉजिटिव उसको हम ग्राउंड करके हटा देते हैं, तो बचता क्या है इसके अंदर, नेगेटिव बचता है। तो जो भी चेंजिंग होती है चार्जिंग के अंदर, जो चेंजिंग होती है वो क्या होती है, वो चेंज इंडक्ट बॉडी के अंदर होती है। जो दूसरी बॉडी जो न्यूट्रल बॉडी होती है उसके अंदर चार्जिंग में चेंज होता है। जो इंड्यूसिंग बॉडी जो शुरुआत के अंदर जो हमने चार्जिंग बॉडी ली होती है उसके चार्ज पर किसी भी प्रकार का कोई चेंज नहीं होता है। अब एक बात होती है ये, हाँ, इंडक्शन जो वाला जो पार्ट होता है, इंडक्शन वाला पार्ट जो होता है वो हमेशा बॉडीज़ के अंदर होता है, वो एक पार्टिकल्स में नहीं होता। कि पार्टिकल का मतलब होता है एक छोटा सा बिंदु, और छोटे से बिंदु के अंदर इलेक्ट्रॉन सेपरेट नहीं हो सकते। जैसे कि एक बॉडी के अंदर तो हमने क्या बोल दिया, आसानी से बोल दिया, एक बॉडी के अंदर, लार्जर बॉडी के अंदर की पॉजिटिव पॉजिटिव इधर आ गए और नेगेटिव नेगेटिव अट्रैक्ट होके से, पॉजिटिव वाले से अट्रैक्ट होकर नेगेटिव इधर आ गए। लेकिन एक पॉइंट चार्ज के लिए, एक पार्टिकल के लिए हम ऐसा नहीं बोल सकते, क्योंकि पार्टिकल के अंदर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है। तो ये जो इंडक्शन मेथड होता है ये बॉडीज़ के लिए वैलिड होता है, पार्टिकल्स के लिए नहीं होता है। अब इसके बाद में तीसरा मेथड क्या होता है, तीसरा मेथड होता है कंडक्शन का। कंडक्शन के अंदर क्या होता है, देखो, चार्ज का जब दो बॉडीज़ होती है, दो बॉडीज़ को एक दूसरे से कनेक्ट किया जाता है तो चार्ज ट्रांसफ़र होता है। कैसे होता है? जैसा कि हमने देखा होगा कि गैसेज जो होती है उनका भी फ्लो होता है। गैसेज का फ्लो क्यों होता है? गैसेज का फ्लो होता है कि हाई प्रेशर, जब दो बॉडीज़ के बीच, दो क्या बोलते हैं उनको, कंटेनर के बीच के अंदर एक कंटेनर जिसका हाई प्रेशर होता है और एक कंटेनर जिसका लो प्रेशर होता है, तो गैसेस क्या करती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर के बीच में ट्रांसफ़र होती है। तो गैसों का फ्लो किधर होता है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर। जैसे कि हमारे फेफड़ों के अंदर भी ऐसा ही तो होता है कि जो इन्वायरमेंट का प्रेशर होता है, जब तक इन्वायरमेंट का प्रेशर ज़्यादा नहीं हो जाता अपने फेफड़ों से, तब तक हवा अंदर नहीं आती। तो गैसों का फ्लो होता है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। अब ऐसे ही हीट, ऊष्मा का स्थानांतरण भी होता है। इस ऊष्मा का स्थानांतरण कैसे होता है कि एक हाई टेम्परेचर वाला ऑब्जेक्ट होता है, उससे लो टेम्परेचर वाला ऑब्जेक्ट होता है, तो हीट हाई वाले से लो वाले की तरफ आसानी से फ्लो हो जाता है। तो टेम्परेचर डिफरेंस के कारण फ्लो होता है हीट। गैसेज जो होती है वो प्रेशर डिफरेंस के कारण फ्लो होता है। और जो फ्लूइड होता है, फ्लूइड का फ्लो, जैसे कि पानी होता है, पानी ऊपर से नीचे आ सकता है, छत से नीचे आ सकता है, आराम से आ सकता है ऊपर से नीचे, लेकिन कभी नीचे से ऊपर नहीं जा सकता है। तो क्या होता है, तलांतर के कारण, तल का डिफरेंस होता है ना, लेवल डिफरेंस, उनके अंदर क्या होता है, कोई भी फ्लूइड आ सकता है, हाई लेवल से लो लेवल पर आ सकता है, लेकिन लो से हाई पर नहीं जा सकता जब तक कोई बाह्य एजेंसी उस पर काम ना करे।
जैसे कि मोटर से तो हम पानी ऊपर से भेज सकते हैं, लेकिन वो तो बाह्य एजेंसी होगी। नॉर्मली जो होने वाले प्रोसेस होते हैं वो क्या होता है, हायर लेवल से लोअर लेवल तक फ्लो होता है। वैसे ही चार्ज का फ्लोइंग का भी मेथड होता है। अब चार्ज फ्लो किस कारण से होता है, चार्ज फ्लो होता है पोटेंशियल डिफरेंस से, हीट फ्लो होता है टेम्परेचर डिफरेंस से, गैस फ्लो होता है प्रेशर डिफरेंस से, फ्लूइड का फ्लो होता है लेवल के डिफरेंस से। वैसे चार्जिंग का जो फ्लो होता है, चार्जिंग का फ्लो होता है वो होता है किससे, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस से। अब पोटेंशियल डिफरेंस से कैसे, पोटेंशियल डिफरेंस आगे पोटेंशियल पूरा इसी के चैप्टर के अंदर पूरा आएगा पोटेंशियल, वहाँ पर इसको पूरा देखेंगे कि पोटेंशियल क्या होता है। हाई पोटेंशियल से चार्ज हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो होता है। जैसे कि अगर आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में थोड़ा बहुत 10th के अंदर पढ़ा होगा तो कि रजिस्टर के अंदर क्या होता है, रजिस्टर के अंदर जो उच्च विभव सिरा होता है, हाई पोटेंशियल सिरा होता है, उधर से करंट लो पोटेंशियल सिरे की तरफ जाती है। तो जनरली होता क्या है, जो चार्ज का फ्लो होता है, चार्ज का फ्लो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ होता है। तो अब जैसे कि दो बॉडीज है, एक का पोटेंशियल ज़्यादा है, एक का पोटेंशियल कम है। मान लिया कि ये एक चार्ज बॉडी है और ये एक न्यूट्रल बॉडी है, ये न्यूट्रल बॉडी है। न्यूट्रल बॉडी ये चार्ज बॉडी होती है। अब इन दोनों को एक दूसरे से कनेक्ट कर दिया किसी कंडक्टर द्वारा, इनको किसी वायर द्वारा, कंडक्टिंग वायर द्वारा एक दूसरे से कनेक्ट कर दिया। अब इनको कनेक्ट करने के बाद में क्या होगा, ये वाला मान लिया हाई पोटेंशियल वाला है और ये लो पोटेंशियल वाला है। तो हाई पोटेंशियल से क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे, जो चार्ज जो होगा वो ट्रांसफ़र होगा। तो ये जो चार्ज होगा ये इस वायर से होते हुए इस पर ट्रांसफ़र होगा और इसको भी चार्ज करेगा। अब ये जो चार्ज होता है वो किस रूप में चेंज होता है उसके बारे में बात करते हैं। चार्जिंग के लिए बोला जाता है कि जो स्पेरिकल सरफेस वाले जो होते हैं ऑब्जेक्ट होते हैं उनके लिए जो चार्जिंग होता है, जो फाइनल चार्ज होता है उनकी कैपेसिटेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, कि धारिताओं के सीधे समानुपाती होता है। और जो चार्ज जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोला जाता है उनकी रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चार्ज आता है। जैसे कि इसका रेडियस, इस वाले ऑब्जेक्ट का रेडियस है r1, इसका रेडियस है r2। इनका पहले चार्ज था q1 और इसका था q2। अब इनका चार्ज हो गया क्या, q1 डेज, इसका चार्ज हो गया क्या, q2 डेज। तो अब इसका जो चार्ज आएगा q1 डेज वो क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रेडियस, और इसका क्या जाएगा q2 क्या जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इसकी रेडियस। तो अब क्या बोल दिया जाएगा, अब ये बोल दिया जाएगा कि q1 डेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r1, या फिर जब इनका r1 और r2 हो जाएगा, जब इनका रेशियो लिया जाएगा तो r1 अपॉन r1 प्लस r2 इज इक्वल टू नेट q। और इसके लिए क्या बोल दिया जाएगा, इसका चार्ज बोल दिया जाएगा क्या, r2 अपॉन r1 प्लस r2 इंटू q नेट। ये इनका नेट इंडक्टिंग चार्ज हो जाएगा। तो क्या बोला जाता है, कंडक्शन के अंदर क्या होता है, कंडक्शन के अंदर हाई पोटेंशियल वाले ऑब्जेक्ट से चार्ज लो पोटेंशियल वाले चार्ज ऑब्जेक्ट तक जाता है। जैसे कि ये एक नेगेटिवली चार्ज बॉडी, ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी, इन दूसरों को जोड़ दिया, ये हाई पोटेंशियल वाला, ये लो पोटेंशियल वाला। तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इधर से इधर इलेक्ट्रॉन वायर से होते हुए जाएंगे। कब तक जाएंगे, जब तक इनका पोटेंशियल दोनों का सेम ना हो जाए। जब इनका पोटेंशियल सेम हो जाएगा तो ये नेट फ्लो ऑफ हो जाएगा। नेट फ्लो ऑफ का मतलब इनका नेट चार्ज जो होता है, फिर जब इनका पोटेंशियल डिफरेंस ज़ीरो हो जाएगा, पोटेंशियल सेम हो जाएगा, तो उनका फिर नेट चार्ज कांस्टेंट हो जाए। इनका चार्ज होगा उसके बाद में कांस्टेंट हो जाएगा, चार्ज उसके बाद में चेंज नहीं होगा, नेट फ्लो चार्जिंग का ज़ीरो हो जाएगा। अब देखते हैं, अब इसके अंदर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज फ्लो फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, और नेगेटिवली इसका चार्ज अपोजिट वाला होता है। क्योंकि नेगेटिव चार्ज के अंदर हम आगे पढ़ेंगे कि जो फोर्स होता है ना, फोर्स वो होता है माइनस क्यू
ई नेगेटिव के लिए। तो नेगेटिव के लिए चार्ज जो होता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव होता है, तो उसका ऊपर फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, इसलिए उसका फ्लो जो होता है नेगेटिव वाले का फ्लो वो होता है लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। और जो पॉजिटिव, जनरली हम बातें सारे पॉजिटिव के लिए करते हैं, वैसे पॉजिटिवली कुछ होता नहीं है। पॉजिटिव चार्ज, अरे पॉजिटिव तो प्रोटॉन्स होते हैं, और प्रोटॉन्स क्या होते हैं, प्रोटॉन्स फ्लो नहीं होते। लेकिन एक एग्जांपल के तौर पर हम सब बातें पॉजिटिव के लिए बोलते हैं कि पॉजिटिव यहाँ से यहाँ पर ट्रांसफ़र हो गया, यहाँ से यहाँ चला गया, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल चला गया। करंट के अंदर भी हम क्या बोलते हैं, करंट के अंदर एक वायर के अंदर क्या बोलते हैं कि एक बैटरी लगा दी, बैटरी के अंदर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल चला जाता है। लेकिन ऐसा रियलिटी के अंदर ऐसा होता नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पर ऐसा लेते हैं, रियलिटी के अंदर तो क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ जाता है, क्योंकि चार्ज उसका माइनस के अंदर होता है। चार्ज माइनस के अंदर होने का उसका डायरेक्शन अपोजिट होता है। तो ये जो था चार्जिंग के तीन मेथड हुए कंप्लीट। पहला मेथड था कौन सा, फ्रिक्शन के अंदर क्या होता है कि दो बॉडीज होती है, एक दूसरे को रगड़ा जाता है, तो उनके अंदर हीट जनरेट होती है, जिसका वर्क फंक्शन कम होता है, वो अपना इलेक्ट्रॉन इमिट करके दूसरे वाले को दे देता है, तो ये पॉजिटिवली चार्ज, ये नेगेटिवली चार्ज, ये होता है फ्रिक्शन। दूसरा होता है इंडक्शन के कारण क्या होता है, एक दूसरे को देखकर रंग बदलना। जैसे कि पॉजिटिवली चार्ज बॉडी होती है, उसके पास में एक न्यूट्रल बॉडी रख दिया जाता है, तो नेगेटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, चालाक तो होता ही है, पॉजिटिव को अपने से रिपेल कर देगा। फिर पॉजिटिव को ग्राउंडेड कर देते हैं, ग्राउंडेड करने के बाद में पूरा पॉजिटिव नेस्ट हो जाता है, और ग्राउंडेशन हटा लेते हैं, तो उसके बाद में क्या हो जाता है, इस पर पूरी पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ये चार्जिंग का इंडक्शन मेथड हो गया। और तीसरा मेथड जो होता है वो होता है क्या, कंडक्शन के अंदर क्या हो जाता है, जोड़ दिया जाता है, एक वायर के साथ में दोनों बॉडीज़ को जोड़ दिया जाता है, और जोड़ने के बाद में क्या होता है, जो हायर पोटेंशियल वाला ऑब्जेक्ट होता है उससे पॉजिटिव लोअर पोटेंशियल की तरफ चला जाता है, और नेगेटिव वाला लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ चला जाता है। तो कंडक्शन किसके कारण होता है, पोटेंशियल डिफरेंस के कारण। जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता तब तक कंडक्शन चलता रहता है। तो आज का अब ये चार्जिंग का प्रोसेस होता है यहीं पर ख़त्म। अब उसके बाद के अंदर हम नेक्स्ट बात करते हैं, इसके अंदर थोड़ा सा पॉइंट जो है मास और चार्ज के डिफरेंस के पीरियड्स में दिए हुए हैं, एक दो पॉइंट दिए हुए हैं चार्ज और मास के डिफरेंस के, वो आप पढ़ लेना। मैं PDF इसका फाइल जो है पूरा डाल दूंगा, तो वो देख लेना कि क्या क्या होता है। जैसे कि मास जो होता है रेफरेंस सिस्टम पर डिपेंड करता है, क्योंकि मास जो होता है एनर्जी के अंदर ट्रांसफ़र हो सकता है, और एनर्जी मास के अंदर भी ट्रांसफरेबल हो सकती है। चार्ज का तो क्वांटा होता है, जैसे कि चार्ज मिनिमम एक इलेक्ट्रॉन के रूप में फ्लो होता है, मास का कोई क्वांटा नहीं होता है। ऐसे दो चार पॉइंट ये नॉर्मल से पॉइंट दिए हुए हैं, वो चार्ज पढ़ लेना, उसके बाद में बात करते हैं। इसके अंदर एक दो एग्जांपल दिए हुए हैं, वो एग्जांपल बता देता हूँ। जैसे कि व्हेन ए पीस ऑफ पॉलीथीन इज रब्ड विथ वॉल ए चार्ज ऑफ -2 इंटू, ये बीच में इंटू रह गया, -2 इंटू 10⁻⁻7 कूलम इज डेवलप्ड ऑन पॉलीथीन, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ मास विच ट्रांसफर टू पॉलीथीन। अब देखो क्या होगा, एक थी पॉलीथीन, एक था वूल। अब दोनों को एक दूसरे के ऊपर रगड़ा गया तो पॉलीथीन के ऊपर -2 इंटू 10⁻⁻7 कूलम चार्ज आ गया। मतलब कि यहाँ से चार्ज ट्रांसफ़र हुआ, यहाँ पर आ गया। मतलब ये वाला जो वूल था वो क्या है, उसका फाई था, वर्क फंक्शन कम था, पॉलीथीन का ज़्यादा था, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक ट्रांसफ़र हो गए। अब कल हमने एक चीज़ देखी थी कि जो नेट चार्ज होता है ना, नेट चार्ज होता है Q = NE। नेट चार्ज Q = N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने। अब हमें नेट चार्ज दिया हुआ है यहाँ पर कि -2 × 10⁻⁻7 कूलम नेट चार्ज है। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज पता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो हमें पता चल जाएगा कि कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता चल जाएगा। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए क्या करना पड़ेगा, Q/E। जब Q करेंगे, नेट इलेक्ट्रॉन कितना है -2 × 10⁻⁻7, और इलेक्ट्रॉन का कितना होता है -1.6 × 10⁻⁻19। जब इनको सोल्व करेंगे तो n का वैल्यू कितना आएगा, n का वैल्यू आएगा कितना 1.25 × 10⁻12। लेकिन कल हमने तो क्या बोला था,
कल हमने बोला था कि एन का वैल्यू डेसिमल में नहीं होना चाहिए, यहाँ तो डेसिमल में हो रहा है। नहीं, ये डेसिमल में नहीं है। आप आगे इसको सोल्व करोगे तो 125 इंटू 10⁻10 हो जाएगा, तो ये डेसिमल में नहीं है। पूरा सोल्व करके देखो तो एन का मान आ गया, एन का मान आ गया 125 इंटू 10⁻10, यानी कि इतने इलेक्ट्रॉन 125 इंटू 10⁻10 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ पर पॉलीथीन के ऊपर ट्रांसफ़र हुए हैं। तो जितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुए उनका मास भी उसी हिसाब से होगा, जैसे कि एक इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। एक इलेक्ट्रॉन का मास इतना हो गया तो इतनों का इतना होगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, टोटल मास जितना ट्रांसफ़र हुआ है वो आ जाएगा। एक सेकंड एग्जांपल और दिया हुआ है, उसको आप सोल्व कर लेना, एग्जांपल के अंदर PDF में उसके अंदर डाल दूंगा। हैंड राइटिंग नोट्स भी आज इस वीडियो की लिंक के अंदर हैंड राइटिंग नोट्स भी डाल दूंगा, तो दोनों देख लेना। अब जो नेक्स्ट टॉपिक आता है, इसका आता है कूलम्ब्स लॉ। देखो हमने अभी तक इलेक्ट्रोस्टेट्स के अंदर क्या देखा कि इलेक्ट्रोस्टेट्स क्या होता है, एक रेस्ट चार्ज का स्टडी होता है। उसके बाद में हम चले गए कि चार्ज होता क्या है, चार्ज की प्रॉपर्टी देखने लग गए। तो हमने बताया कि चार्ज क्या होता है, एक मैटर का प्रॉपर्टी होता है जिसके कारण क्या होता है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट शो करता है। फिर उसके बाद में चार्ज की प्रॉपर्टी देख ली, इसका यूनिट देख लिया कि चार्ज का यूनिट, अच्छा चार्ज का यूनिट इस कूलम्ब्स लॉ, जो कूलम्ब्स लॉ दिया था इस साइंटिस्ट के नाम पर ही उसका जो यूनिट दिया जाता है वो कूलम्ब, चार्ज का यूनिट हमने देखा था ना कूलम्ब, वो इस साइंटिस्ट के नाम के आधार पर ही इसको रेफरेंस, इसको इज्जत देने के आधार पर ही दिया गया था। वेक्टर क्वांटिटी, चार्ज एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, चार्ज का क्वांटा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। चार्ज इनवेरिएंट होता है, रेफरेंस सिस्टम पर डिपेंड नहीं करता है। अलग अलग क्वांटिटी, अलग अलग इसके पॉइंट आ गए। उसके बाद में चार्जिंग का मेथड देख लिया, चार्जिंग के 3 मेथड होते हैं। उसके बाद में एक पॉइंट और आया था, एक पॉइंट इंपॉर्टेंट कौन सा था कि अगर चार्ज रेस्ट में रहेगा तो वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा। चार्ज अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन करेगा तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक के साथ में मैग्नेटिक भी आएगा। और चार्ज अगर एक्सीलरेटेड होगा तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक प्लस मैग्नेटिक प्लस EM वेव, जो लाइट होती है EM वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स वेव, EM वेव, ये आ जाएगा एक्सीलरेटेड चार्ज के अंदर। ऐसा ही क्वेश्चन एक ट्रिपली के अंदर आया था कि ट्रिपली के अंदर क्या क्वेश्चन आया था, ट्रिपली के अंदर क्वेश्चन आया था कि एक सिंपल पेंडुलम जिसको चार्ज करके ओसिलेशन करवाया जाता है। ओसिलेशन के दौरान, ओसिलेशन क्या होता है, ओसिलेशन एक एक्सीलरेटेड मोशन होता है, इसका वेलोसिटी 0 होता है, फिर ये इसका वेलोसिटी बढ़ता है, मतलब कि 0 और बढ़ने का मतलब वेलोसिटी चेंज हो रहा है, मतलब कि एक्सीलरेशन है। तो ओसिलेशन एक प्रकार का एसिलेटेड मोशन होता है। और एसिलेटेड मोशन चार्ज पार्टिकल, ये जो सिंपल पेंडुलम होता है इसको चार्ज करके छोड़ा जाता है और एसिलेट करता है। तो एसिलेशन के अंदर क्या होता है, ये इलेक्ट्रिक प्लस मैग्नेटिक प्लस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तीनों प्रोड्यूस करता है। ये ट्रिपली के अंदर क्वेश्चन आया था कि एक चार्ज पार्टिकल ओसिलेशन कर रहा है सिंपल पेंडुलम, तो उसके द्वारा कौन कौन से फील्ड जनरेट होंगे, इलेक्ट्रिक, मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तीन होंगे। उसके बाद में एक पॉइंट ये भी था कि कंडक्टर को दिया हुआ चार्ज जो होता है, कंडक्टर को चार्ज दिया होता है वो उसकी पूरी होल सरफेस के अंदर, सरफेस के ऊपर आ जाता है। और नॉन कंडक्टर को दिया हुआ उसके होल वॉल्यूम के अंदर रह जाता है चार्ज, क्योंकि नॉन कंडक्टर के अंदर चार्ज एक दूसरे से दूसरी जगह पर जा नहीं सकता। अब बात करते हैं कि चार्ज के कारण फोर्स क्या क्या होता है, फोर्स क्या क्या होता है। देखो ये बोला जाता है, जैसे कि ग्रेविटी के अंदर भी क्या बोलते हैं हम कि कोई मास होता है, मास से क्या होते हैं, कुछ पार्टिकल्स निकलते हैं, वो दूसरे मास को अट्रैक्ट करते हैं। वैसा ही यहाँ पर भी होता है, कुछ चार्ज पार्टिकल होता है, जैसे कि एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज। तो चार्ज पार्टिकल क्या होते हैं, जो चार्ज जो होता है, चार्ज अपने चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जनरेट करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनाता है। चार्ज अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनाता है। पॉजिटिव वाला दूर की तरफ बनाता है, नेगेटिव वाला अपनी ओर बनाता है। अब क्या होगा, जैसे कि ये चार्ज, ये इसकी फील्ड लाइन हो गई, ये इसकी फील्ड लाइन हो गई, तो क्या करेगा, ये इसकी फील्ड लाइन के अंदर अगर ये वाला चार्ज आएगा तो एक फोर्स का एहसास होगा इसको, इस वाले को, इसके पास में, या किसी को भी, दोनों को फोर्स का एहसास होगा, क्योंकि दोनों के पास में फोर्स लाइन होती है, इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन होती है। तो जब दोनों एक दूसरे के पास में आएंगे तो फोर्स लाइन डेंस होती जाएगी, मजबूत होती जाएगी, तो फोर्स का एहसास ज़्यादा होता जाएगा। तो इसी के आधार पर कूलम्ब्स नामक साइंटिस्ट ने
इसको चार्जिंग के बारे में, इनके फोर्स के बारे में एक लॉ दिया, जैसे कूलम्ब्स लॉ को बोला। उसने बोला कि जब दो चार्ज पार्टिकल्स Q और Q जब रखे होते हैं किसी डिस्टेंस के ऊपर, किसी भी डिस्टेंस के ऊपर, r डिस्टेंस के ऊपर, तो वो दोनों एक फोर्स का अनुभव करते हैं। क्यों? क्योंकि इनसे फोर्स लाइनें निकलती और वो फोर्स लाइनें एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाती हैं। अच्छा, एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाने का मतलब ये नहीं होता कि फोर्स लगाने का मतलब हमेशा रिपेल करना या धक्का देना होता है। फोर्स लगाने का मतलब एक दूसरे को खींचना भी फोर्स लगाना होता है। तो अट्रैक्शन भी एक फोर्स होता है और रिपल्सन भी फोर्स होता है। फोर्स का मतलब हमेशा रिपल्सन या धक्का देना नहीं होता। अट्रैक्शन भी एक फोर्स होता है, जैसे कि पॉजिटिव नेगेटिव करते हैं। तो इनसे फोर्स लाइनें निकलती है, और वो फोर्स लाइनें क्या करती है, एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल अपना नेचर के अनुसार, पॉजिटिव नेगेटिव के अनुसार अट्रैक्ट या रिपेल करती है। तो उसी के बारे में कूलम्ब्स ने एक पूरा नियम दिया था कि जब चार्ज पार्टिकल किसी डिस्टेंस के ऊपर रखे रहते हैं, r डिस्टेंस के ऊपर, तो उनके बीच में जो फोर्स लगता है ना, वो फोर्स उनके चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि जितना मजबूत चार्ज होगा ना, यानी जितना ज़्यादा चार्ज होगा, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन उतनी ज़्यादा होगी, तो फोर्स का एहसास उतना ही ज़्यादा होगा। फिर उसने क्या बोला? उसने बोला कि जितना दूर होंगे तो इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगी वो उतनी रेयर होती जाएगी, उतनी कमज़ोर होती जाएगी। और जितना ये पास में आएंगे एक दूसरे के, इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन उतनी ही मजबूत और डेंस होती जाएगी। जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इनकी मजबूत और डेंस होती जाएगी, यानी पास आने पर फोर्स का एहसास ज़्यादा होता है, यानी कि फोर्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस होता है। लेकिन डायरेक्टली इन्वर्सली नहीं होता, ये इन्वर्सली का स्क्वायर होता है, ये इसका स्क्वायर होता है। तो ये दो चीज़ें थी, एक तो इनका चार्ज और इनका एक डिस्टेंस, इन दोनों से मिलके कूलम्ब्स लॉ या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स बना था। उनको दोनों को कंबाइंड करके फिर लिखा गया। इनको कंबाइंड करके क्या लिखा गया कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटता है और उसके बाद में एक कांस्टेंट आता है जिसको बोला जाता है Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। और जो K होता है इसका जो यूनिट होता है, K जो होता है इसका जो मान होता है, वो होता है K का मान यहाँ पर लिया जाता है कितना, 9 इंटू 10 टू द पावर 9। ये इसका यूनिट होता है, ऐसा यूनिट होता है। CGS के अंदर इसका K का CGS यूनिट होता है 1, मान होता है, वैल्यू होती है इसकी 1। और SI के अंदर इसका मान वैल्यू होती है 9 इंटू 10 टू द पावर 9 होती है। ये इसका K का वैल्यू होता है। यानी कि दो चार्ज पार्टिकल जब एक दूसरे से किसी निश्चित दूरी पर रखे हुए रहते हैं तो उनके ऊपर एक फोर्स का एहसास होता है, क्योंकि ये जो पार्टिकल्स होते हैं ये फोर्स फील्ड लाइन जनरेट करते हैं जो एक दूसरे के पास आने पर अट्रैक्शन या रिपल्सन का एहसास करवाते हैं, एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाते हैं। तो उसी फोर्स को डिफाइन करने के लिए कूलम्ब ने क्या बोला कि इनका जो फोर्स होता है इनके चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, क्योंकि जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतना ही ज़्यादा फोर्स लगेगा, और इनकी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। उनको कंबाइन करके लिख दिया कि फोर्स इज इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटते एक कांस्टेंट आ जाता है K, जिसका मान होता है कितना, 9 इंटू 10 टू द पावर 9 होता है। अब आगे की बात नेक्स्ट के अंदर करेंगे, जिसके अंदर क्या होगा, कूलम्ब के नियम का वेक्टर फॉर्म आएगा। कूलम्ब का नियम पूरा, कूलम्ब्स का जो अलग अलग पूरा डेफिनेशन जो होगा, आगे का पूरा फोर्स लगेगा, उसकी बात नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। तो आज का कूलम्ब्स लॉ यहीं पर रोकते हैं। टाटा बाय।